मिशेल फूको एक फ्रेंच फिलोसोफर था। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें था, जैसे सोशल थ्योरिस्ट और हिस्टोरियन, जिसने नॉलेज की कई सारी फील्ड में अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि फ़िलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कल्चरल स्टडीज़। फूको के आइडियाज़ का उसकी टाइम की विचारधारा पर गहरा असर था और उसके कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, जो आज फ़िलोसफी का एक पार्ट बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजी एंड जेनियोलॉजी की। फूको ने आर्कियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कोर्स या दूसरे कॉन्सेप्ट्स और दूसरी प्रथाओं के हिस्टोरिकल जुड़ाव यानी कि फॉर्मेशन के एनालाइज के एक तरीके के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं। फूको ने आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को नॉलेज और पावर की हिस्टोरिकल कंडीशन को एग्जामिन मतलब जांचने परखने के लिए डेवलप किया है। एक बार और देखते हैं। आर्कियोलॉजी, जैसा कि फूको ने इसके बारे में बताया, ये एक मेथड है, मतलब तरीका है नॉलेज और डिस्कोर्स के फॉर्मेशन को एनालाइज करने का एक ख़ास दिए हुए हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। एक बार और कोशिश करते हैं आसान शब्दों में। आर्कियोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसमें ये देखा जाता है या स्टडी की जाती है कि हिस्ट्री के एक ख़ास पीरियड में या किसी एक ख़ास एज में नॉलेज और डिस्कोर्स किस तरह डेवलप हुए इंसानी समाज के बीच, किस तरह नॉलेज और लोगों के विश्वास, उनके व्यूज़ किस तरह बढ़ते हैं या किस तरह समाज को इफ़ेक्ट करते हैं। वो हमें ये समझाने पर फोकस करता है कि हमारे विचार, हमारी भाषा और हमारी नॉलेज और इस सब की कार्य प्रणाली, मतलब ये किस तरह अपने आप में काम करते हैं। ये सब चीज़ें एक साथ समय के साथ किस तरह डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। मतलब किसी ख़ास कॉन्सेप्ट या आइडिया के पीछे के सच को या उसके ओरिजिन की मीनिंग को तलाशने के बजाय, उसे निकालने और समझने के बजाय, आर्कियोलॉजिकल एनालाइज का मेन एम होता है उन परिस्थितियों या उन सिचुएशन को स्टडी करना, उनको जानना या समझना जिन परिस्थितियों से किसी एक ख़ास समय में या टाइम के दौरान वो आइडियाज़ या वो कॉन्सेप्ट्स बन पाएँ या अस्तित्व में आए या डेवलप हुए। फूको ये मानता है कि लैंग्वेज और डिस्कोर्स हमारी समझ को बनाते हैं, रियलिटी और शक्ति की गतिशीलता के बारे में, या हमारा विश्वास बनाते हैं। मतलब हमारी लैंग्वेज और हमारे व्यूज़ मीन्स डिस्कोर्स हमें ये समझाने में हमारी मदद करते हैं या हमारा विश्वास बनाते हैं कि क्या सच है, समाज में किस तरह चीज़ें काम करती हैं और शक्ति या पावर किस तरह सबको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ले लेते हैं। तो मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि समय के साथ एजुकेशन कैसे डेवलप हुई। तो आप अलग अलग कई हिस्टोरिकल पीरियड्स को एग्जामिन करेंगे कि हर एक समय में एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनना शुरू हुआ। आप टेक्स्ट बुक यानी कि बुक्स पढ़ने के तरीकों और क्या क्या पढ़ाया जाता था उन सब को एनालाइज करेंगे, ये समझने के लिए कि किस तरह नॉलेज एक जगह इकट्ठा हुई और फिर आगे कैसे बढ़ पाई। इन चीज़ों का पता लगाकर आप उन इंटरनल रूल्स और मान्यताओं को खोज सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं जिन चीज़ों ने एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट किया या उसे बढ़ने में मदद की। उसके अस्तित्व को लाने के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं उन चीज़ों को किस तरह जाना जा सकता है। अब बात करते हैं जीनियोलॉजी की। तो जीनियोलॉजी दूसरी तरफ एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा तरीका है सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशन और पावर डायनेमिक्स के हिस्टोरिकल ओरिजिन को समझने के लिए, जो फूको ने डेवलप किया था। जबकि आर्कियोलॉजी नॉलेज और डिस्कोर्स के फॉर्मेशन पर फोकस करता है और जीनियोलॉजी अलग अलग हिस्टोरिकल पावर की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में कैसी हैं उनका पता लगाता है। मतलब उन पर फोकस करता है जिन पावर्स ने, जिन ताकतों ने सोशल स्ट्रक्चर को आकार दिया, वैल्यू सिस्टम और पावर रिलेशन को बनाया। थोड़ा आसान करते हैं। जीनियोलॉजी एनालाइज में उन हिस्टोरिकल एक्टिविटी, संघर्ष, स्ट्रगल कह सकते हैं, और डिससेटिस्फैक्शन की जांच करना शामिल है, जिनकी वजह से कोई भी एक ख़ास इंस्टीट्यूशन या किसी संस्थान का विकास होता है या किसी प्रथा का विकास होता है या कोई भी चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। जीनियोलॉजी, जैसे कि फूको ने समझाया
कि ऐसी है जैसे किसी आइडिया की या किसी प्रथा की, किसी इंस्टीट्यूशंस की फैमिली हिस्ट्री को खोदना। यह ये समझाने के बारे में है कि समय के साथ अलग अलग घटनाएं, इन्फ्लुएंस और स्ट्रगल के बीच में रिलेशनशिप वैसी कैसे बन गई जैसी वे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रीस के शहर को देखकर ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सरकार के बीच नागरिकता का विचार कैसे आया, या फिर रोम को देखकर ये जानना चाहेंगे कि रोमन रिपब्लिक में लॉ और गवर्नमेंट बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया। तो जीनियोलॉजी हमें ये देखने में हमारी मदद करता है कि विचार मतलब आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के एक जाल में बंधे हुए हैं। अब बात करते हैं फूको के डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स एक स्टेटमेंट्स का सिस्टम होता है जो किसी खास फील्ड या एरिया में हमारी नॉलेज को शेप देता है, उसे बनाता है, उसे आकार देता है। या जैसे किसी के बारे में बात करने का तरीका या एक बड़ी कन्वर्सेशन। ये इसके बारे में नहीं है कि जो कुछ लोग बस कहते हैं, बल्कि वो कैसे कहते हैं और उस खास समय और जगह पर उनके कहे गए का क्या मतलब है। मतलब जो बात वो कर रहे हैं उनकी बातों का क्या मतलब होता है। इमेजिन करें कि आप हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग समय में लोगों ने हेल्थ के बारे में कई तरह से बातें की होंगी। उन्होंने कुछ ख़ास शब्दों का यूज़ किया होगा, उनमें किसी भी चीज़ को लेकर अपने अलग अलग विचार रहे होंगे, या फिर कुछ ख़ास रूल्स रहे होंगे जिनके तहत ये समझा जाता था कि हेल्थी क्या है और क्या हेल्दी नहीं है। इस तरह से जो भी बात हेल्थ के बारे में होती है वो डिस्कोर्स ऑफ हेल्थ कहलाती है। फूको मानता है कि डिस्कोर्स पावरफुल होते हैं क्योंकि डिस्कोर्स ये तय करते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं या समझते हैं। डिस्कोर्स ये कंट्रोल कर सकता है कि क्या नॉर्मल है और क्या क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो किस तरह बिहेव करें या क्या विचार करें। तो जब फूको डिस्कोर्स की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि किस तरह लैंग्वेज और आइडिया एक साथ आए और दोनों ने एक पर्टिकुलर आइडियाज़ की या कॉन्सेप्ट की एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग बनाई। जैसे लोग ब्यूटी की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के कई अलग अलग तरीके हैं। इस डिस्कोर्स में अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कैसे लोग अपने आप को दिखाते हैं या दूसरे के दिखावे को देखते हैं या उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मीडिया और एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस। ब्यूटी का डिस्कोर्स मीडिया से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन और सोशल मीडिया आते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ख़ास तरह की बॉडी टाइप को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर कोई लड़की गोरी है, पतली है, जवान है, छोटे कपड़े में है तो वो सुंदर है। ब्लैक स्किन को ब्यूटी के अपोजिट समझा जाता है, स्पेशली एशियन लोगों के बीच। और बहुत सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे समाज में बने हुए हैं जो एक ख़ास प्रोडक्ट्स और ख़ास कपड़ों को प्रमोट करते हैं। अब फूको के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पावर और नॉलेज की बात करते हैं। फूको ये मानता था कि पावर और नॉलेज एक साथ चलती है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। पावर न केवल नॉलेज को सप्रेस करती है, बल्कि पावर इसको प्रोड्यूस करती है, इसको एक आकार देती है। इसके अपोजिट नॉलेज का यूज़ समाज को कंट्रोल और रेगुलेट करने की शक्ति के टूल के रूप में किया जाता है। फूको उस ट्रेडिशनल आइडियाज़ या व्यूज को चैलेंज करता है जो कहता है कि नॉलेज जो होती है वो नेचुरल और ऑब्जेक्टिव होती है। इसके बजाय वो मानता है कि नॉलेज हमेशा पावर से प्रभावित होती है, इफ़ेक्ट होती है, और जो लोग पावर में होते हैं वो हमेशा नॉलेज को कंट्रोल करते हैं और ये वैलिड करते हैं कि सही नॉलेज क्या है और गलत नॉलेज क्या है। ठीक उसी तरह पावर का यूज़ नॉलेज के कंट्रोल के थ्रू किया जाता है। जिनके पास नॉलेज है वो लोग ये एबिलिटी रखते हैं समाज में कि वो लोगों को ये बता सकें कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने लायक है, और किस चीज़ को समाज को लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो लोग नॉलेज को कंट्रोल करते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लोग दूसरे लोगों को ये डिटरमाइन करा सके कि क्या चीज़ रियल है, और ये लोग लोगों का विश्वास बनाते हैं, यहाँ तक कि बिहेवियर भी बदल सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में होते हैं
वो किसी आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं या दूसरे आइडिया को सप्रेस कर सकते हैं, एक नैरेटिव बना सकते हैं, इंटरेस्ट जगा सकते हैं। पावर और नॉलेज अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट भी करती है, जैसे कि स्कूल, प्रिजन्स और हॉस्पिटल, जहाँ पर कुछ नॉलेज से लोगों की बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल नॉलेज में ये तय किया जाता है कि हेल्दी क्या चीज़ें हैं और लोग इसी के अकॉर्डिंग अपने को बदल लेते हैं। मतलब जैसे कि किसी को क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कब उठना है, किस तरह से रहना है, ये सारी चीज़ें मेडिकल नॉलेज ही बताती है। अगला फूको का कॉन्सेप्ट आता है पैनोप्टिसिज्म। ये कॉन्सेप्ट जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकॉन, एक थ्योरेटिकल प्रिजन डिज़ाइन से फूको ने लिया था। उसने इस आइडिया को ये बताने के लिए यूज़ किया है कि कैसे मॉडर्न सोसाइटी लोगों को कंट्रोल करती है। ये कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों पर एक साथ नज़र रखना बिना बहुत से देखने वालों के, जैसे कि ऐसी जगहों को हम शामिल कर सकते हैं जिसमें स्कूल, प्रिजन आते हैं। कल्पना करो कि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में हैं जिसमें बहुत से रूम हैं और इनके बीच एक बहुत बड़ा टावर है और इस टावर में ऐसी विंडोज़ हैं जिससे हर रूम पर नज़र रखी जा सकती है, लेकिन रूम के अंदर के लोग ये नहीं देख सकते कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। तो उन सबको ये लगेगा कि उन पर हर समय नज़र रखी जा रही है, इसलिए वो सब ऐसा बर्ताव करना शुरू कर देंगे जैसा उन्हें कोई देख रहा है। इस तरह लोगों का बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है। इसी से ही आज के समय में लोगों की पसंद, ज़रूरत, उनके एक्शन सब के सब कंट्रोल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट फूको का कॉन्सेप्ट आता है बायो पावर और गवर्नमेंटलिटी। पहले बायो पावर की बात करते हैं। ये एक बड़ा आइडिया है कि कैसे सोसाइटी लोगों की हेल्थ और जीवन को कंट्रोल कर रही है और उनको मैनेज कर रही है। ये कोई नियम या बंदिश नहीं है। इसमें समाज ये विश्वास बनाता है कि सभी लोग हेल्दी हैं और एक खास मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हम एक ऐसे टाउन की कल्पना करते हैं जहाँ पर सभी लोग रेगुलर अपना चेकअप्स कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं। ये सभी को हेल्थी रखने में मदद करता है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि टाउन लोगों के जीवन को कंट्रोल भी कर रहा है कि उन्हें कैसी ज़िंदगी जीनी है, कैसी जीनी नहीं चाहिए। वो सभी वो चीज़ करते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि ये अब नेचुरल बन चुका है। अब आते हैं गवर्नमेंटलिटी पर। इसका मतलब होता है कि किस तरह सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है और अपने आप को अलग अलग तरह से कंट्रोल करके रखती है, जिसमें रूल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं और विश्वास आते हैं। ये पूरे सिस्टम के बारे में है जो चीज़ें को स्मूथली चलाती है। एक स्कूल के बारे में कल्पना कीजिए। यहाँ पर नियम होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है, टीचर होते हैं, लेसन्स होते हैं। इसमें कहीं ज़्यादा अहम ये विश्वास होता है कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, तो सभी लोग रूल्स फॉलो करते हैं और सीखते हैं, और यही सारा का सारा सेटअप गवर्नमेंटलिटी होता है। मतलब कि ये स्कूल एजुकेशन को स्मूथली चलाए रखे, जैसा कि हम गवर्नमेंट सिस्टम में देख सकते हैं, रिलीजन सिस्टम में देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एपिस्टीम। ये एक फैंसी वर्ड है जो फूको ने ये बताने के लिए यूज़ किया कि कैसे अलग अलग समय के लोग और अलग अलग जगह के लोग संसार के बारे में सोचते हैं और उसे समझते हैं। ये साधारण नॉलेज और विश्वास की तरह है जो ये बताती है कि किस चीज़ को लोग कैसे देखें। कल्पना करें कि हम किसी पजल की तरफ देखते हैं। पजल के हर एक पीस में थोड़ी सी नॉलेज छुपी होती है, जिन नॉलेज की पहचान से उन सब टुकड़ों को आपस में रखकर पूरी तरह पिक्चर बनाई जा सकती है। जैसे कि हम देखें कि कोई एक फ़ोटो है और उसके कई टुकड़े हैं, तो वो टुकड़े पजल हो गए, और हर टुकड़े को देखें तो उसमें एक हमें हिंट मिलेगा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ आना चाहिए। उन सबको जोड़कर हम एक पूरी पिक्चर्स बना सकते हैं। जबकि दूसरे समय के लोगों के पास कोई अलग पजल रही होगी, उनके अलग टुकड़े होंगे। ये हर एक टुकड़े एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है और एक अलग कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है और लोगों के सोचने के उस टाइम के तरीके के बारे में बताता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पुराने समय के लोग ये विश्वास करते थे कि पृथ्वी फ्लैट होती है और सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये उन लोगों का एपिस्टीम था, विचार और विश्वास, जिन्होंने उन लोगों की समझ को बनाया, और इसी चीज़ों ने उन लोगों की संसार की समझ को बनाया था कि उन्हें किस तरह से उस संसार को देखना चाहिए। लेकिन बाद में जब साइंस और स्पेस के बारे में और जाना गया, हमारा एस्टीम चेंज हो गया। हमें पता चला कि पृथ्वी गोल है और वो सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों की और खोज करना बाकी है
और अगर वो हमें चीज़ें पता लगेंगी तो हमारा एपिस्टीम फिर से बदल जाएगा। अब बात करते हैं हेट्रोटोपिया की। इसे समझने के लिए ये कल्पना करते हैं कि आप किसी बड़े शहर में हैं और इस शहर के अंदर कोई एक ऐसी जगह है जो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है और ऐसा लगता है जैसे इस जगह का अपना एक अलग संसार है, लेकिन फिर भी ये शहर का ही एक हिस्सा है। ये एक छोटे बबल की तरह होता है जिसका अपना एटमॉस्फेयर होता है, रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी को ही ले लीजिए। ये शहर का एक हिस्सा होता है जहाँ पर किताबें पढ़ने और सीखने के लिए लोग जाते हैं। ये बाहर की शोर भरी सड़कों से अलग होता है और इसके अंदर अपने अलग रूल्स होते हैं, जैसे कि खामोश रहने का रूल, और लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक लर्निंग की खास जगह है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी कार्निवल या किसी मेले की बात करते हैं जो शहर में लगता है। इसमें हर तरह के खेल, दुकानें होती हैं। जब हम कार्निवल के अंदर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी ही दुनिया में हमने एंटर किया हो। इसका एटमॉस्फेयर शहर की दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग होता है और इसके अपने रूल्स होते हैं। हमें इसी तरह से बिहेव करना होता है वहाँ पर। ऐसी खास जगह जैसे कि लाइब्रेरी और कार्निवल, इन्हें हेट्रोटोपीज कहते हैं। ये एक सेपरेट स्पेस की तरह होती हैं। जहाँ पर बड़ा स्पेस होता है उसमें एक छोटा स्पेस होता है। वहाँ पर अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। ये फिजिकल हो सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग, और विर्चुअल स्पेस भी हो सकता है जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़, फेसबुक, ट्विटर, जिनके अपने रूल्स और पहचान होती है। तो हेट्रोटोपिया इस खास जगह के बारे में बात करने का तरीका होता है जिनकी अपनी अलग पहचान, रूल्स और एटमॉस्फेयर होता है। वो स्पेस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। मिशेल फूको के ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसके ह्यूज वर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके विचारों ने फिलॉसफी और सोशियोलॉजी से लेकर कल्चरल स्टडीज़ जैसे और भी कई फील्ड को इन्फ्लुएंस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।